ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है ना, वो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सिर्फ कैपेसिटेंस बोला तो भी चलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बी पार्ट बोलो या सेकंड पार्ट बोल लो, बराबर है। मोस्ट प्रोबेबली इसको भी उतना ही टाइम लग जाएगा जितना अपने को 1 को लगा। ठीक है, 5-6 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। First we will start with something called as electric potential energy. Electric potential energy. Electric potential energy और सिंबल मोस्टली हम लोग अभी के लिए कैपिटल U यूज करते चलेंगे। इसमें से पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी जगह पे आया हुआ है, सुना हुआ है ना अपन ने। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या क्या हम लोग को पता है पहले से। वर्क एनर्जी पावर करके चैप्टर था, उसमें था। सॉलिड्स में भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस पे काफ़ी जगहों पे रह चुका है। अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि कहाँ से हम लोग को एकदम बेसिक से पढ़ना, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगी, वो तो वर्क एनर्जी पावर में मिलेगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा उसके अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो अगर इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी के आगे इलेक्ट्रिक वर्ड डाल दिया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है ना, कूलम्स फोर्स, वो भी एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स ही हुआ, बराबर। ये डिफाइन करने का इनडायरेक्ट मीनिंग वही है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपका कैसे नेचर का है? कंजर्वेटिव नेचर का। कंजर्वेटिव नेचर का जो फोर्स होता है उसके बारे में और क्या पॉइंट्स हमें पता है कि उसका जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, सिर्फ डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ path taken. It is independent of path taken. Work done depends on initial and final points and is independent of path taken. और उसमें ऐसा भी बोला था कि एक कंप्लीट लूप में वर्क डन कितना होता है। ये सब कंजर्वेटिव की वहाँ की बातें हैं। वर्क डन कितना होता है क्लोज लूप में? 0 होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वो खुद ही है, तो नो नेट डिस्प्लेसमेंट एज सच। ओके, और कौन सा फोर्स आपको पता है जो कंजर्वेटिव होता है? ग्रेविटेशन। इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा होगा, तो वो टॉपिक भी जाके एक बार देखोगे, रिव्यू करोगे, तो अभी यहाँ से आगे का थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखेगा। फॉर्मूला शीट भी इसके जो पहले चैप्टर की है ना, उसकी 2 फॉर्मूला शीट अलग अलग है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की भी है और एक गॉस लॉ की अलग है। दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन भी हैं। ओके, सो बेसिकली अब होमवर्क बन गया है वो अपना कि उसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीक में उसका भी हम लोग FIB का शीट का टेस्ट रख लेंगे, बराबर है। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप आके शेफाली मैम आपसे करवा के ले लेंगे, बराबर। नाइस। FIB शीट का काम 11 के सब चैप्टर्स का हो गया है कि बाकी है किसी का? वेव्स का बाकी, ऑसिलेशन का तो मतलब एक ही चैप्टर का बाकी है, बराबर। ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली ऑन द वो है, टू डू लिस्ट है अभी। चलो वी कीप गोइंग। तो ये चीज़ें थोड़ी पुरानी है, मतलब बस रिवाइज करनी है हम लोग को वहाँ जाके वापस से। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल पॉइंट्स एंड ऐसा। चलो कुछ फॉर्मूलाज भी वहाँ से उठा के अभी से बता दे रहा हूँ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल was supposed to be delta U, which means U final minus U initial, और वर्क डन बाय फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स। अभी कभी वर्क डन बाय फील्ड बोलेंगे ना,
तो यहाँ तो फील्ड वर्ड दिख ही नहीं रहा, हमको यही लेना है। कंजर्वेटिव फोर्स ही उसका ही उसी को फील्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा यू, या फिर बोल सकता हूँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। when we do work against conservative force, then potential energy of system increases या decreases? When we do work against a conservative force, then potential of the system, जो सिस्टम चाहता था वो नहीं, तुमने कुछ उसका अलग किया, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। एंड सिमिलरली when work done by field, जो भी है कंजर्वेटिव फोर्स, इज पॉजिटिव, यानी कि जो सिस्टम चाहता था वो हो रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम यस डिक्रीजेस। अगेन सब बातें पुरानी हैं, बराबर है। चल अब हम इस चैप्टर की बातें करते हैं। एक तरीके से डेरिवेशन से ही स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। चल derive an expression for electrostatic potential energy between system of 2-point charges. Derive an expression for electrostatic potential energy between 2-point charges. स्टार्ट होता है यहां से। चलो दो चार्जेस आपको लेने पड़ेंगे पहले, Q1 और Q1 और आपका थोड़ा लंबा ले जाता हूं Q2। मैं ऐसे सिमिलर 3 डायग्राम बनाऊंगा, तो जरा ध्यान देना तीनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या फर्क है, ठीक है। ये इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन है, आ रहा है, ओके। ये इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन है। दोनों को अगर मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव माना तो दे विल रिपेल ईच अदर, तो ये इस फोर्स, इस चार्ज को मानता है, ये आपका कंजर्वेटिव, ये फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, बराबर, कंजर्वेटिव। और आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल। कभी भी ऐसा ही करना पड़ता है, भले ही कहीं इधर भी जाए पार्टिकल। दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट कि भाई अगर ये मास, चाहे मास को छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगा ना, अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना तभी तो मुझे फोर्स ऊपर लगाना पड़ता है, पर अगर इसको नीचे लेके जाना हो ना तब भी फोर्स ऊपर ही लगाना पड़ता है। इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो मुझे फोर्स ऊपर लगाना है, ग्रेविटी से थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा टच ज़्यादा। और मुझे इसको नीचे लेके जाना है तो मुझे ऊपर ही फोर्स लगाना है, बट ग्रेविटी से टच छोटा। नहीं लगाया तो एक्सेलरेट कर जाएगा। हमें एक्सेलरेट नहीं करना, हमें स्लोली स्लोली लेके जाना है। ये वाले में स्टोरीज में यही होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी में, यू हैव टू डू थिंग्स स्लोली स्लोली। यू डोंट अलाउ द सिस्टम टू गेट एक्सेलरेटेड एट एनी पॉइंट, ठीक है। So work done against the field to form this system is called potential energy, है ना। सिस्टम के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो तो हमेशा अगेंस्ट ही रहता है वर्क सिस्टम का, अपना वर्क हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट ही रहता है, बस हमको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना होता है। तो इफ आई वांट टू मेक दिस चार्ज मूव टुवर्ड्स Q1 स्लोली सच दैट द न्यू सेपरेशन इज RF, ठीक है। इसलिए सेकेंड डायग्राम बना रहा हूँ अभी मैं। इसको इधर ही रखते हैं Q1 और ये आ गया मेरा यहाँ पे Q2, सेपरेशन कितना RF। आई अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स बट टच हायर, ओके। तो ये मेरा सेकेंड डायग्राम हो गया। ये इनिशियल सिस्टम है, ये फाइनल सिस्टम है। अब तीसरा डायग्राम,
इसके बीच में कभी ना कभी आया होगा। जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ वर्क डन का मैं। वर्क डन का क्यों लिखना चाहते हो सर आप? क्योंकि वर्क डन से ही तो पोटेंशियल डिफाइन होने वाली है, ठीक है? तो वर्क डन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। चलो, तो एट एनी इंस्टेंट अगर ये Q1 है और ये बीच में समझो Q2 है और इनके बीच में सेपरेशन रैंडम R है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर लेके आना चाहता हूँ dr, तो व्हाट वर्क यू विल हैव टू डू? आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? द वर्क डन विल बी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इंटू, ये सुना हुआ है पहले अपन, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा वर्क नेट फोर्स मतलब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dr। आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना यहाँ पे कूलम रिपल्शन है। कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जितने, उतना ही तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर? तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? यस, वी नो दैट द फोर्स इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड्स डोंट रिकॉग्नाइज दैट कांस्टेंट का के वैल्यू मच, ओके? बोर्ड लेवल पे वी आर हैप्पी टू राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके? वो इतना इंटरटेन नहीं करते। वो तो हम लोग के MCQ एग्जाम में, विच इज़ मोर ऑफ अ टाइम ट्रैकिंग, टाइम बेस्ड भी रहता है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत कंफर्टेबल है सब लोग KQ1 Q2/R² में। बट बोर्ड्स इतना रिकॉग्नाइज नहीं करती उस चीज़ को। 1/4 पाई एप्सिलॉन आराम से बोर्ड्स टाइम भी देती है, 3-3 घंटा देती है ना, पेपर लिखने को लिखो आराम से, ऐसा सब्जेक्टिव मैनर में पूरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर सेपरेशन का स्क्वायर विद अ dr। ये स्टेप भी समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट स्टेप भी शायद आप गेस कर पाओ। टोटल वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट करना है। टू फाइंड द टोटल, एक बार करूंगा इंटीग्रेशन, उसके बाद नहीं करूंगा। डेरिवेशन का यही पॉइंट है कि इंटीग्रेट पहले ही करवा लिया जाए ताकि हर बार ना करना पड़े। समझ में आ रही है बात? तो टोटल वर्क डन निकालना हो मुझे इसका, तो आई विल हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² और dr। एक मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/R² dr, एंड इफ आई वांट टू राइट द लिमिट्स, सो वील हैव टू राइट R इनिशियल टू R फाइनल, एंड दिस इज स्टिल द वर्क डन। हाँ पूछ, अभी क्या पूछ रहा है? वो जो फोर्स का R² है वो भी तो चेंज है। हाँ तभी तो वेरिएबल, तभी तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा है। अरे वेरिएबल है तभी तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। अगर कांस्टेंट होता तो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाता। वेरिएबल चीज़ों का ही तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है ना, बराबर? ऐसा किसी को 1/R² का इंटीग्रेशन याद है? लेकिन x⁻n का इंटीग्रेशन क्या था? नहीं, वो डेरिवेटिव है, वो नंबर को +1 करके वापस वहां पे लिखना है ना। तो पहले तो ये उस फॉर्मेट में है ही नहीं, आपको R² ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो R⁻। अब इंटीग्रेट करो, मैं लिखा हूँ लिख के क्या वहाँ पे स्टेप, यहीं पे लिख दूँ क्या ऊपर R? जीरो के R² को मैं ऐसे लिख दिया अभी से -2 चलेगा? हाँ अब तो कर लोगे इंटीग्रेट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, आगे बताओ, -1/-1 विथ R इनिशियल एंड R फाइनल। वर्क डन को अभी से हम चाहिए तो डेल्टा U लिख सकते हैं, बराबर? ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये R⁻, मतलब नीचे आ जाएगा ना, -1/R लिखा चलेगा ऐसा, R इनिशियल R फाइनल। अभी ये माइनस का कुछ हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं अभी से, ठीक है? अब हमने जो वर्क किया ये तो एक्सटर्नल वर्क है, पर एक्सटर्नल वर्क में फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट में, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली कि इनवर्सली? मतलब अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स, अगर डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, इनवर्सली रिलेटेड। तो वहाँ पे एक नेगेटिव लगाना पड़ता है वर्क डन में। वर्क डन में यहीं पे एक नेगेटिव आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और नेगेटिव का क्या जस्टिफिकेशन होगा कि सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, एज वी इंक्रीज द फोर्स द डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज, ऐसा,
ठीक है, तो नेगेटिव का एक्सप्लेनेशन ऐसे देना पड़ेगा, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट एज आर डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस। तो मतलब हर जगह पे एक नेगेटिव लगाते रहना पड़ेगा, और वो नेगेटिव और ये नेगेटिव बैलेंस आउट होके साइड में आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स कीप गोइंग। तो ये माइनस माइनस हटा रहा हूँ मैं, सो आई एम लेफ्ट विथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसमें सीधा लिखूँ 1/RF माइनस 1/RI, और इधर लिख सकता हूँ डेल्टा U की जगह UF माइनस UI भी लिख सकता हूँ मैं, जिसको मैं सेकेंड पार्ट में करूँगा। सो दिस वुड बी द डेरिवेशन D1। इसके साथ एक केस, इंपॉर्टेंट केस पढ़ाना है, वो जो केस का रिजल्ट है ना वही हर जगह यूज करना है मुझे, डेरिवेशन यहां पे तक है। ठीक है, ठीक, ऑलराइट। तो पहले इतना लिखना होगा ना आप लोग को, इसको अच्छे से लिखो, फटाफट लिखना, लेकिन हटा दो इधर का। कॉमन केस जो हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करना है वो ये हो जाएगा कि जो इनिशियल सेपरेशन है ना वो आप इन्फिनिटी मान लोगे। इनिशियल जो सेपरेशन है ना आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप मान लोगे कि सच में ये सिस्टम एग्जिस्ट कभी करता ही नहीं था। इन्फिनिटी पे थे दोनों चार्जेस, ओके। और इनिशियली फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना एज्यूम करेंगे हम लोग, 0, बराबर इतना। और जो फाइनल पोजीशन है उसको ही हम हमारा मेन आर मानेंगे, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगी। कैन वी ऑल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज एट द एंड। डेल्टा यू मीन्स u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल। सही लग रहा है? इसमें u इनिशियल कितना लेना है, 0, r इनिशियल कितना लेना है, इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये 0 0 हो जाएंगे। RI इन्फिनिटी है, 1/∞ को 0 लिखने बोल रहा हूं, ठीक है। 1/∞ को 0 लिख दिया तो गायब हो गया ये टर्म। और RF को क्या लिखना है, सिर्फ R। UF को क्या लिखना है, सिर्फ U। तो देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन सिंगल R। फोर्स के फॉर्मूला में R² आता था, पोटेंशियल में सिर्फ एक R आता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में भी देखो, याद करोगे तो आता था -G(m1m2) बाय सिंगल R। तो वैसे ही हो गया फिर से। टाइप ऑफ सम्स की जो प्रैक्टिस करनी है वो भी सेम है, ठीक है। और एक बार पोटेंशियल एनर्जी सिखा दिया तो आप एनर्जी कंजर्वेशन के टॉपिक्स में भी जा सकते हो अभी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो पहले से आता है, 12mv², बराबर है। तो इसके रिलेटेड एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह भी हम लोग को आना चाहिए करने। ये हटाओ सेकंड साइड। सेकंड मॉड्यूल लाओ, मतलब वो मॉड्यूल लाओ जिसमें चैप्टर है, उसमें देखो जरा पहला सॉल्व एग्जाम्पल किधर से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, कैसे है, तो समझाना चालू करूँ। पहले ही स्टार्टिंग में ही है क्या, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज r। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। बाकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वहाँ पे था वो वाले सम्स तो याद है ना, ट्राइंगल में 3 मास रखा, 4 मास रखा, उस सिस्टम का एनर्जी निकालने आना चाहिए आपको, बराबर है। दे दूँ क्या एग्जांपल्स? यस, एक ट्राइंगल में 3 पॉजिटिव Q चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L, बराबर। तो क्या मुझे बता पाओगे ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लेना है मुझे, तो कितने पेयर्स लेने हैं? ये 1, ये 2, ये 3, कितने पेयर्स लेने हैं? कितने चार्जेस नहीं पूछ रहा हूँ, कितने पेयर्स? 3 ही लेने हैं, 1 2 2 3 1 3, बराबर। ध्यान है इधर, 1 2 2 3 1 3, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2 2 3 एंड 1 3। एंड बस ये अच्छा है अपना कि तीनों के वैल्यूज जो है वो आइडेंटिकल ही आने वाला है, तो किसी एक का निकाल के इनटू
3 कर सकते हैं। तो हाउ मच वुड दैट बी? के Q1, एक्चुअली दोनों Q सेम है बराबर ना, तो Q Q Q Q अपॉन Q डिस्टेंस कितना है? सिंगल L और एवरीथिंग इनटू 3। तो आपको आंसर क्या आने वाला है? 3KQ² अपॉन L। दिस इज विल बी माई आंसर। यूज दिस फॉर्मूला विथ साइन, ये नहीं भूलना है हमें, ठीक है? मतलब इसमें Q1 Q2 का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डालो, अगर कोई दो में से कोई एक चार्ज कभी नेगेटिव होता है ना तो इसमें डालने का। फोर्स के फॉर्मूलाज में हम नहीं डालते थे क्योंकि वो वेक्टर्स इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जो हमें ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी, तो हम लोग ने प्लस माइनस का टेंशन नहीं लिया कभी फोर्स में। इसके अंदर आपको डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड के साथ उसका साइन भी कंसीडर करना है। यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव कर दूँ तो कोई मुझे आंसर सोच के बताएगा? एक इफ आई टेक दिस वन एज नेगेटिव, इधर देखो, अगर इसको नेगेटिव ले लूँ तो क्या आंसर आएगा? आराम से, ऐसा जल्दी आंसर नहीं चाहिए मेरे को और स्टेप वाइज चाहिए, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, आराम से सोचो। इन दोनों का पैर लोगे तो एक माइनस आएगा, इन दोनों का पैर लोगे तो एक प्लस आएगा, इन दोनों का पैर लोगे तो फिर से एक माइनस आएगा, एक प्लस एक माइनस, तो खाली एक माइनस का टर्म बचेगा। तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? -KQ²L। नहीं समझा तुम लोग को? समझ गया है, वेरी गुड। स्क्वायर लूंगा, 4 चार्जेस लूंगा तो कितने पेयर्स बनेंगे? हो जाए हैं? अब जब मूड में आई हैं तो 4 क्या 6 क्या 8 सब कर लेते हैं। Q Q Q और L, यस 6 पेयर्स बनेंगे, 4 साइड वाले 2 डायगोनल वाले, तो 4 टाइम्स ऑफ KQ²L प्लस 2 टाइम्स ऑफ KQ²√2L। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। कंफर्टेबल? ये L L L है और ये √2L है ना, तो ऐसे 2 पेयर्स लिए, ठीक है? क्यूब का बताओ। कितने चार्जेस होते हैं क्यूब में, मतलब कितने वर्टाइसेस होते हैं क्यूब में? तो 8 चार्जेस रख रहा हूँ। इस सिस्टम का एनर्जी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स का कोई फॉर्मूला याद है किसी को? नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि यहाँ पे 4 चार्जेस तो 6 टर्म आए, उसका कुछ फॉर्मूला है अपने पास? n+1 या n-1 कुछ था, तुम्हें याद नहीं है? नीचे 2 था, ये भी याद है मुझे, तो आई थिंक n-1 ही होगा, 4 - 1 3, हाँ n-1। ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ टर्म्स का। जैसे 4 टर्म है तो 4 × 3 12, 12/2 6, देखो 6 आया। 3 चार्जेस है, देखो 3 × 2/2 3 टर्म आया। देखो मुझे बताओ, अगर 8 चार्जेस है तो कितने टर्म्स आने वाले हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 8 चार्जेस है ना, 8 चार्जेस, तो 8 × 7/2 विच इज 28 पेयर्स। यस, कैन एनीवन? आराम से सोच लो पूरा, कौन से चार्जेस, कौन से पेयर्स लेने हैं, कितने लेने हैं। इमेजिन करना स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। एजेस हैं, फेसेस हैं, बॉडी डायगोनल हैं, हाँ एज ले लेंगे बराबर। कितने एज होते हैं क्यूब में? 12। तो 12 तो ये पेयर्स हो गए, लिख दूं 12 टाइम्स ऑफ KQ²/L, तो 12 का तो काम हो गया। ओनली 16 टू गो। और बताओ 12 ऐसे स्क्वायर वाले डायगोनल। फेस डायगोनल भी कितने फेसेस होते हैं? 6। और हर फेस पे कितने डायगोनल्स हैं? तो 6 दूनी 12 वो भी हैं, तो प्लस 12 फेस डायगोनल्स, यानी KQ² √2L। 12 12 24, ओनली 4 टू गो। बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, 1 2 3 और ऐसा। बॉडी डायगोनल 4 है, बॉडी डायगोनल
4 है। देखो ये वाला किससे कनेक्ट करना है, सामने वाले से। ये वाला किससे कनेक्ट करना है, ऊपर वाले से। ये वाला किससे कनेक्ट करना है, नीचे वाले से। वो वाला किससे कनेक्ट करना है, नीचे वाले से। 4 पेयर्स बॉडी डायगोनल। तो 4 के क्यू स्क्वायर। किसी को बॉडी डायगोनल का लेंथ पता है? बिल्कुल सही जवाब, गुड। डन है इतना? तो बस ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहे अभी अपन, ठीक है। जो शॉर्ट एग्जाम्पल 1 है ना अपना वहाँ पे बुक का, बराबर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने डायग्राम दिया है कि खुद सोचना है? डायग्राम दिया है। वो जो डायग्राम उन्होंने दिया वो इनिशियल सिस्टम बोलोगे कि फाइनल सिस्टम है? वो दोनों के आइडेंटिकल मासेस है कि मासेस भी अलग अलग हैं? ये m और ये 2m। सेपरेशन कितना है? 2r का सेपरेशन है। बराबर है इतना? बराबर है ये सब अभी तक? ठीक। ये m, ये 2m और बीच में सेपरेशन कितना है? 2r। फाइन क्या? स्पीड ऑफ पार्टिकल when separation is r. Hint: energy conservation and momentum conservation दोनों लगेगा इसके अंदर। अगर दोनों मासेस आइडेंटिकल होते ना तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाला इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बिकॉज हम मान लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटीज आइडेंटिकल होंगी। जब मासेस आइडेंटिकल है, चार्जेस आइडेंटिकल है, तो वेलोसिटीज भी आइडेंटिकल होंगे। लेकिन क्योंकि इनके मासेस अलग अलग है तो ये जब बाजू में पहुंचेंगे दूसरे के तो दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। हल्के वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है। एनीवे सॉल्विंग करके तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला स्टेप तो ये जो डायग्राम है, जो इनिशियल बोलोगे इसको कि फाइनल सेपरेशन? ये फाइनल है। इसको इनिशियल बोलेंगे कि इसको फाइनल बोलेंगे? ये इनिशियल है। फाइनली तो उन्होंने बोला है कि 2r का डिस्टेंस की जगह कितना, ये प्लस है और ये माइनस है ना, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपने इन दोनों को छोड़ दिया तो एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे ना। तो जब ये लोग प्लस क्यू माइनस क्यू जब r डिस्टेंस पे आ जाएगा तब इनके पास, इसके बाद कुछ वेलोसिटी समझो v1 होगी और इसके पास वेलोसिटी, ये दोनों हम लोग को निकालनी है, ठीक है। इतना, इसका मास कितना है? 2m और इसका m के उल्टा लिखा मैंने। पहला वाला m है क्या? पहला वाला m है और ये वाला 2m। स्टार्ट करते हैं। u initial plus k initial is equal to u final plus k final. Anyone? What is the potential energy between two charges initially? बोलो। 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon 2r बराबर है। What is initial kinetic energy? 0 because they are released from the system. Final potential energy 1/4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन डिस्टेंस r। और काइनेटिक एनर्जी दो बार लेनी पड़ेगी ना, दोनों की अलग अलग लेनी पड़ेगी, बराबर। अगर दोनों मासेस आइडेंटिकल होते तो एक ही बार लेता सीधा, हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। बट अभी क्योंकि दो अलग अलग मासेस वाले हैं इसीलिए अलग अलग लेना पड़ेगा। तो कितना लिखूँ यहाँ पे? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। पहले इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। ये टर्म इधर लेके आते हैं। मुझे आप ये टर्म और ये टर्म की जरा सॉल्विंग करके दे पाओगे तुरंत? इसको इधर लेके आके सब्ट्रैक्ट करना है ना। फिर ये ऑलरेडी माइनस वाला टर्म है ना, और वो भी माइनस है, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। दोनों में से कुछ कॉमन निकलता हो निकाल लो और बताओ। ठंडी लग रहा है तो स्विंग से पानी गिर रहा है। ये ले अभी नहीं, मतलब कैसे ओरिएंटेशन में गिरता है वो ही नहीं पता अपने को। चलो ठीक है, ओके। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था आपको, वो जो सेकेंड टर्म है ना माइनस वाला, वो इधर लेके आओगे तो कैसा दिखेगा? प्लस वाला प्लस हो जाएगा ना वो। तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले रहा हूँ मैं पहले फटाफट, क्यू मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और नीचे ये आर कॉमन ले लिया। इसमें बचा क्या अगर मैंने ये सब कॉमन ले लिया तो? कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा। और इसमें क्या बचा कॉमन ले लिया तो? ये 2 बचा, और ये माइनस तो पहले से था, इज इक्वल टू, इसका कुछ कर लें अभी से, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता तो ऐसा आएगा कुछ, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्या ये मोमेंटम और ये मोमेंटम दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए? बराबर है, बैलेंस हो जाने चाहिए एक दूसरे के साथ, तो इसलिए मैंने लिख दिया m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो पहला मास कितना है? m v1 इज इक्वल टू 2mv2, m और m कैंसिल, यानी कि v1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 2v2। तो क्या इसका यूज कर लूं अभी से इसी में? यहाँ पे कर लें, क्या आ जाएगा? हाफ m 4v2 स्क्वायर प्लस सिर्फ m v2 स्क्वायर। क्या आएगा बताओ? 2 और ये 2 आ जाएगा, ये है 2 और ये 1, तो मतलब 3mv2 स्क्वायर। सही है इतना? 1 माइनस 1/2 कितना था? 1/2। तो फाइनली आई एम गेटिंग q स्क्वायर अपॉन, इधर जो 2 आएगा और ये 4 है तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू 3mv2 स्क्वायर। क्या इतने से v2 मिल जाएगा मुझे? वो 3 भी नीचे लेके जाओ, 8 3 जा 24, सो आई एम लेफ्ट विथ q स्क्वायर अपॉन 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सही लग रहा है? एक m भी है ना, m ऑन एवरीथिंग अंडर रूट। तो दिस शुड बी माय फाइनल आंसर। क्या उन्होंने ये ऐसा कुछ आंसर दिया है v2 का? उनका अच्छा उधर रोक दिया तो उन्होंने। क्वेश्चन एग्जैक्टली पढ़ना क्या चाहिए उनको, फाइंड द वेलोसिटीज बोला है ना उन्होंने, तो ये है भाई स्पीड v2, और v1 कितना होगा? इसको इंटू 2 कर दो, वो 2 चाहिए तो रूट के अंदर लेके जाओगे तो अंदर क्या हो जाएगा? वो 4 और 24 कट किया तो नीचे, तो v2 में ये 24 आ रहा है और v1 में नीचे 6 आएगा। क्या क्लैरिटी मिल गई आपको पूरे सम की? ठीक है, शाबाश। ये लिखना बाकी है सब कुछ ना? ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल 2b का कुछ एनर्जीज के रिलेटेड ही है, वो एक बार मैं लिखने का टाइम देता हूँ तो चालू करता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल भी क्या इसी के रिलेटेड है क्या कुछ? तो रीड कर लो एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन भी। सेकंड वाला क्वेश्चन रीड कर लो। A proton moves from a large distance with a speed u meter per second. A proton moves from a large distance with a speed of u. ठीक है, directly towards a free proton originally at rest. तो मतलब एक प्रोटॉन है इन्फिनिटी से और एक प्रोटॉन कहीं पे ऐसा बीच में कहीं रखा हुआ है। ऐसे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के साथ नज़दीक तो आने का चांस बनता ही नहीं, बट ज़बरदस्ती उसने यू को ऐसा यू से फेंका है उस तरफ। जैसे किसी मास को छोड़ देंगे तो किधर जाएगा वो? नीचे। बट क्या मैं ज़बरदस्ती ऊपर फेंक तो सकता ही हूँ ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ऊपर जाके फिर नीचे आएगा वो अलग बात है, इट विल गो टू सम मैक्सिमम हाइट एंड कम बैक। इस केस में क्या होगा? वो प्लस है और तुमने एक प्लस ज़बरदस्ती उसकी तरफ फेंक दिया, तो कुछ तो ऐसा मिनिमम सेपरेशन होगा, फिर वो वापस आ जाएगा। देखते हैं, मतलब दैट कैन बी अ पॉसिबल स्टोरी। उन्होंने क्या लिखा है? अ प्रोटॉन moves from a large distance which is with a speed u directly towards a proton originally at rest. Find the distance of the closest approach for the two protons in terms of mass of proton m and its charge e. अच्छा ओके, इधर ये 3 लाइन का ही सवाल था, सोल्यूशन का वो सेंटेंस, बाकी सब तो ठीक है। पहले ये सब लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल वो जो सेकंड वाला है वो कर लेते हैं। ट्राई टू कंपेयर एज वेल कि पहले और दूसरे में क्या अलग है। पहले वाले में 2 चार्जेस थे, म्यूचुअल अट्रैक्शन था ना उनके बीच में। इसके अंदर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, म्यूचुअल रिपल्शन होगा, बट फिर भी फोर्सफुली आपने एक पार्टिकल को दूसरी तरफ थ्रो किया है। जो एग्जाम्पल 2 है वो क्या है? एक तो प्लस ई बोलेगे ना प्रोटॉन को, प्रोटॉन को प्लस ई चार्ज ही तो बोलोगे। इसको जबरदस्ती यू स्पीड से फेंका है और ये बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक अगेन प्लस ई एक चार्ज है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है। यस, और ये फिक्स नहीं रखा है उन्होंने।
ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है इसको पकड़ के रखते हैं वो आएगा और वो चला जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे अर्थ एक भारी चीज़ है ना, तो अर्थ नहीं हिलता ना मोस्टली अपने लिए, तो बस मास ऊपर जाके नीचे आ जाता है। बट दिस वुड बी द रियलिटी कि अगर दो मासेस आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा। व्हाट डू यू फील इफ आई थ्रो दिस, व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स, हाउ वुड द मोशन लुक लाइक? यस, ये जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे इसको पुश करना चालू करेगा और ये पुश हो जाएगा। तो दे विल स्टार्ट मूविंग दिस वे। ऐसा एक टाइम आएगा, मिनिमम सेपरेशन आएगा जब फोर्स का वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और फिर वो इसको आगे पुश कर देगा। ऐसा जैसे दो ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है ना, ऐसा ऐसा जाता है, वैसा कुछ फीलिंग आएगा। ठीक है, बट हम लोग को सिर्फ एक मोमेंट पे इसको फाइनल सिस्टम मानना है। ये अपना इनिशियल सिस्टम है, हमको एक मोमेंट आएगा जब फाइनल सिस्टम मानना है, और वो मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटीज आप आइडेंटिकल ले सकते हो। यानी कि एक मोमेंट आएगा, दिस इज इनिशियल, और फाइनल डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा कि एक ये प्लस ही है, इसका कुछ वेलोसिटी v हो चुका है, u नहीं है, चेंज हो गया है। बट एट दिस मोमेंट कुछ तो सेपरेशन है, r नॉट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, क्लोजेस्ट अप्रोच वर्ड यूज कर रहे हैं वो r नॉट है, और ये मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। आपको ये मानना है, ठीक है इतना। तो दिस इज द इनिशियल सिस्टम, दिस इज द फाइनल सिस्टम। लेट्स बिगिन। पहले कौन सा इक्वेशन लिख लें? पहले हम लोग अपना मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन पहले लिख लेते। तो एनीवन, व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन? एम यू ना, खाली इसके पास था, अब दोनों के पास है, यानी कि एम वी प्लस एम वी। सो देयर फोर 2mv, यानी कि देयर फोर v का वैल्यू कितना आ जाएगा? u/2। उसके अंदर पहले सब में मोमेंटम कितना था? इज इनिशियली 0 था, इसलिए फाइनली भी 0 करने के लिए मैंने बैलेंस कर लिया उसका और इसका, बराबर। चलो लेट्स कीप गोइंग। v इज इक्वल टू u/2। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या आएगा? ui प्लस ki इज इक्वल टू uf प्लस kf। सही है इतना। ui कितना होगा एनीवन? 0, क्योंकि सिस्टम तो रेस्ट बहुत दूर है एक दूसरे से। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सिर्फ इसके पास होगी हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन क्लोजेस्ट अप्रोच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m साथ में, और वेलोसिटी कितना है इसका? v/2, या सॉरी u/2 है, u/2 का होल स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस टू ऑल? दोनों मासेस का वेलोसिटी सेम ले लिया, इसलिए दोनों m साथ में ले लिया, वहाँ पे अलग अलग लेना पड़ा था। आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस फर्दर। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो mu²/4 आएगा कि 2 ही रहेगा? 4 आएगा। इधर mu²/4 है, इधर mu²/2 है। सो कैन यू ब्रिंग दैट mu²/4 इन दिस वे? ये है mu²/2 और वो है mu²/4। इधर क्या बचता है? e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? mu²/4। यहीं पे लिख दो, चलेगा? इधर के चलेगा ना? 1/2 माइनस 1/4 1/4 होता है। इधर ध्यान है सबका? सही है इतना। mu²/2 माइनस mu²/4 mu²/4 ही होता है। चलो इसको और इसको अगर मैं रिलेट करूं तो आई थिंक ये 4 और 4 कैंसिल हो जाता है। मुझे r नॉट चाहिए ना, r नॉट ऊपर लेके जाओ। तो e² ये पूरा टर्म इसके नीचे आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट mu² इज इक्वल टू r नॉट। क्या ऐसा कुछ आंसर दिया उन्होंने? e² पाई एप्सिलॉन नॉट mu²। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 आई थिंक हम सब कर सकते हैं ट्राई। एक मिनट, अभी के लिए चाहिए तो आगे आ जा। ये वाला साइड, राइट साइड बाकी है, क्यों हो गया था? बाकी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ के रखो। एग्जाम्पल नंबर 3, A charge capital Q is placed at the center of a circle. दिखा आपको ये? A charge Q is placed at the center of the circle
और क्या लिखा है ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय टेकिंग अ चार्ज, कौन सा, कुछ लिखा है बाजू में, स्मॉल क्यू, ए फ्रॉम ए टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड बी, बस इतना ही सवाल है, ठीक है। तो एक चार्ज है क्यू, बराबर, एक उसके आसपास सर्कल आप इमेजिन कर लो, और ये रेडियस है आर। मुझे कोई बताएगा चार्ज सिस्टम पॉइंट चार्ज है कि शेल है? ये जो चार्ज का सिस्टम है ये पॉइंट चार्ज का सिस्टम है या शेल है? ये पॉइंट चार्ज है ना, वो डायग्राम वाले ऐसे ही बनाया है बाजू में, शेल दिख रहा है बट शेल है नहीं, है पॉइंट चार्ज ही, ओके। फिर एक और क्यू चार्ज है जिसको एक यहां से, ये मतलब इनिशियल डायग्राम है, बराबर, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इसको कहां लेके चले गए हम लोग, डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब यहां पे लेके आ गए। डू यू गेट दिस? मेरी बात को समझिए, आपको ए से बी लेके चले गए, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड का मतलब यही होता है, यही होता है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट। उन्होंने ये बताया क्या कि इस चार्ज को ए से बी कैसे लेके गए हैं? बताया ये क्या कि इस चार्ज क्यू को ए से बी कैसे लेके गए, मतलब कहां से लेके गए, ऐसा घुमा के लेके गए, सीधा लेके गए, नीचे से लेके गए, कैसे लेके गए, नहीं बताया ना, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, रास्ते से कहाँ फर्क पड़ता है, बराबर। वर्क डन पूछा हुआ है अभी, क्या हम लोग को पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अगर एक्सटर्नल वर्क पूछा है तो, बराबर ना। जो फाइनल सिस्टम है और जो इनिशियल सिस्टम है दोनों की एनर्जीज निकालने का ट्राई करोगे, एनीवन, यू इनिशियल कितना होगा, इसके और इसके बीच में एनर्जी कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, बराबर है। कोई मुझे फाइनल लिख के बता पाएगा जब ये चार्ज यहां आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, इज देयर एनी चेंज? सो जब चेंज ही नहीं है तो वर्क डन कैसे होगा? सिस्टम में कोई चेंज है ही नहीं, तो वर्क डन सिंस डेल्टा यू इज जीरो या यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल, तो आपको वर्क ही नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर, समझा आपको ये? अच्छा, एक बात बताओ, इधर से इधर लेके गया तो भी सेम, तो डायमेट्रिकली अपोजिट बोलना जरूरी भी नहीं था, मतलब ये बोलना जरूरी है कि कहाँ लेके गया है वो बात है, बट इधर से इधर लेके गया तो भी जीरो ही होगा, इसको इधर से इधर लाया तो भी, इसको ऐसा घुमा फिरा के इधर लाया तो भी जीरो ही होगा। ये जो डॉटेड लाइन बनाया ना, इसका बहुत अच्छा नाम भी है जो कि आगे आएगा। दिस डॉटेड सरफेस, एक लाइन दिख रही है ना, बट 3D में एक स्फीयर होगा, इस सरफेस का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिसको आगे सिखाऊंगा मैं, पर अभी से इसका नाम लेना बनता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो जब पोटेंशियल ही सेम है तो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी जीरो और वर्क डन भी जीरो ही होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आपको इसमें पक्का क्लियर है? प्रोसेस क्लियर है कि यूआई कैसे निकाला, तुम्हारे सामने यूएफ कैसे निकाला और फिर उससे करके बताया, क्लियर है आपको ये वाला भी? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। एटलीस्ट रीड करके रखना है सबको। एग्जाम्पल नंबर 4, ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ट्राइंगल में कैपिटल क्यू दिख रहा है, नीचे स्मॉल प्लस क्यू दिख रहा है, राइट में प्लस क्यू दिख रहा है। 3 charges are placed on the vertex of a right angle isosceles triangle as shown in the figure. The net electrostatic potential energy of the configuration is, खुद ही बोल रहा है जीरो है, तो उसके लिए कैपिटल क्यू का क्या वैल्यू चाहिए? तो कैपिटल क्यू का वैल्यू स्मॉल क्यू के टर्म्स में चाहिए, 2 स्मॉल क्यू, 3 स्मॉल क्यू, माइनस 2 क्यू, ऐसा ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बराबर है इतना? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। क्या मैंने डायग्राम सही बनाया है? ये क्या है, क्या नाम है इसका? कैपिटल क्यू ना खाली, और नीचे क्या क्या नाम है? प्लस स्मॉल क्यू और, अच्छा दोनों प्लस क्यू ही है, ठीक है। इसको खुद ही मैं एल और √2l ले लूँ, उसने दिया नहीं, हमें लेना पड़ेगा। अच्छा ए दिया है, ए और √2a चलेगा। मैं बताता हूँ क्या रीज़न था वो एल और ए बोलने का मेरा, क्योंकि फाइनल आंसर में नहीं दिखेगा ए और एल कुछ भी,
सब कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आपको तो चार्ज चाहिए ना, तो चार्ज का जो चार्ज के टर्म्स में ही आएगा, इसीलिए। चलो एनीवेज आगे करते हैं सॉल्व। हम लोग को क्या गिवन है कि इसका पूरे का सिस्टम का एनर्जी कितना है, 0। तो मतलब 1 2 1 2 3 U12 प्लस U23 प्लस U13 इक्वल टू 0। इस बार ट्राइंगल में वो डायरेक्ट 3 वाला फैक्ट 3 इंटू नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? चार्ज अलग है, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है। वो इक्वेटल ट्राइंगल था जो मैंने दिया था वो इक्वेटल ट्राइंगल था, है ना। हर चार्ज का जो अरेंजमेंट है वो सेम ही था, तो वहाँ पे डायरेक्ट 3 टाइम कर रहे थे, यहाँ पे अलग अलग कर लेते आराम से, ठीक है। ये क्या ही बुराई है, अगर अलग अलग भी कर लिया तब भी आंसर सेम ही आना चाहिए ना। फिर भी 1 2 का एनर्जी बताओ कोई। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, नहीं समझ रहा है तुम लोग को, बाकी लोग भी बताओ फिर मुझे। U23 बताओ कोई और मुझे, जिन्होंने 1 2 बताया उनके अलावा कोई बताओ। 2 3 के स्मॉल क्यू अपॉन ए। अब कोई और बताओ। 1 3 के 1 और 3 कौन से चार्जेस हैं, ये दोनों। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन √2L इक्वल टू 0। √3 नहीं भाई, √2, वो बॉडी डायगोनल था भाई। चल इन सब में से क्या कॉमन लेके गायब कर दूं? अरे मैं L कहाँ लिख रहा हूँ? क्या इन सब में से ए उड़ा के ले जाऊं? के सबके पास छोटा क्यू लग रहा है, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू ओवर √2 इक्वल टू 0। आपको कैपिटल क्यू चाहिए ना, आपको कैपिटल क्यू चाहिए, तो क्यू वाले टर्म इधर ही रखो। इन दोनों में से क्यू कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन √2, और ये क्यू उधर लेंगे तो माइनस क्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √2 + 1 / √2, तो फाइनली कैपिटल क्यू इज माइनस क्यू, और ये जो इसके नीचे का √2 था ऊपर जाएगा तो √2 ऊपर और 1 + √2 नीचे। हम इसको रैशनलाइज चाहते हैं तो कर सकते हैं। आंसर उन्होंने यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे नहीं किया रैशनलाइज भाई, उसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलते हैं। उन्होंने ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं किया। रैशनलाइज करना किसको बोलते हैं पता है? अगर आप इसको √2 - 1 √2 - 1 से मल्टीप्लाई करो तो बोलते हैं उसको, तो कर लेते हैं जब लिख ही दिया है तो। √2 + 1 √2 - 1 का क्या होगा? 2 तो 1 ना, 1 ही ना, तो नहीं लिखो ना, फिर सिर्फ क्या लिखूं, -√2 - 1 स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा आफ्टर रैशनलाइज। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 का वैल्यू डाल के 1.4 - 1.4 0.4 × 1.4, √2 इज 1.4, 1.4 - 1 इज 0.4, 0.4 × 1.4, 14 × 4 56 विथ हाउ मेनी डेसिमल्स, 0.5। 0.5 ये हो जाएगा मोस्ट सिंप्लीफाइड। उतना नहीं करेंगे, इस पे छोड़ रहे हैं अभी अपन, ठीक है। ये वैसे भी कुछ लोगों को कैलकुलेशन मतलब टाइम लगेगा, आ जाएगा, हो जाएगा ना। इधर तक तो समझ में आ गया ना। डू वी हैव एग्जाम्पल 5? एग्जाम्पल नंबर 5 रीड करके रखिए बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। एग्जाम्पल नंबर 5 रीड करके रखिए। इतना फास्ट नहीं है भाई तू कि तू लिख भी लेगा और पढ़ भी लेगा और मेरे समझाने से पहले। रीड पर जल्दी कर सकते इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तेरे को, बस फिजिक्स में नहीं आएंगे। ऐसे पढ़ के समझना भी है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, सोचना भी है कैसे आ रहा है। समझाओ कोई ज़रा, क्या दिया है, कितने चार्जेस दिए हैं? 3 दे दिए हैं। अच्छा, पूछा क्या है? अच्छा, किसी चीज़ का रेशियो पूछा है, किसका? पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो पूछा है। U1 क्या है, किसके बीच का एनर्जी है? अच्छा, और U2 क्या है?
तो चार्जेस को इंटरचेंज किया उसके बाद करना। अच्छा, तो चार्जेस 3 है कि 2 ही हैं? वो नेगेटिव 2r डिस्टेंस पे और पॉजिटिव बीच में। अच्छा अच्छा, एक सिस्टम में 3 चार्जेस हैं। ओके चलो लेट मी सी। 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q एंड q आर सिचुएटेड एट 2r सेपरेशन अपार्ट। चलो बना लिया जाए, माइनस q ना, और ये भी माइनस q, इज दिस राइट? अभी तक सही बना है इतने के बेसिस पे मैंने? अच्छा, लेकिन नेगेटिव उसने q का वैल्यू बोला है, 2 नेगेटिव चार्जेस, बट वैल्यू नहीं दी उसने। ईच, अच्छा बोला ना, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सिचुएटेड एट 2r डिस्टेंस अपार्ट। अ पॉजिटिव चार्ज छोटा q इज लाइंग एट द सेंटर। तो मतलब ये बराबर है इतना, तो ये डिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा, r और r। ओके, आगे क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज u1। u1 है इसका। इफ द टू नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड, मतलब नया सिस्टम कैसा दिखेगा? इसको अगर मैं प्लस क्यू करके, इसको माइनस क्यू करके, इसको माइनस क्यू कर दूं, दिस इज द फाइनल सिस्टम। क्या यू आई और यू एफ निकालना पड़ेगा अभी? आगे क्या दिया? बस इतना ही, u1 बाई u2। तो मतलब आप एक बच्चे को u1 निकालना है 3 बार, 1 2 और 3, और फिर उसको यहाँ पे u2 निकालना है 1 2 और 3, और दोनों का रेशियो लेना है। तुम पे छोड़ सकता हूँ मैं, अभी घर के लिए नहीं दे रहा, लिखने के बाद तुम्हें करना है ये, ठीक है? डू वी फाइंड एनी ट्रिक्स? द मेथड इज क्लियर कि सर पहले इन दोनों का निकालूंगा मैं, फिर इन दोनों का निकालूंगा मैं, फिर इसका निकालूंगा मैं, और तीनों को ऐड कर दूंगा, वो जो भी है प्लस माइनस के हिसाब से। ये प्लान है, सेम प्लान यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है? डू वी हैव सम ट्रिक? आई डोंट थिंक सो कुछ मिलेगा अपने को। एक बात जरूर है कि आप वो के क्यू बाय के Q1 Q2 का जो टर्म है ना, वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, मतलब माइनस कंसीडर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइड ही करना है ना, सब जगह से के कट जाना है, सब जगह से चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन कट जाना है। आर जो है वो क्योंकि सबका अलग अलग है, तो लेट्स नॉट डू दैट इनिशियली, ठीक है? एनीवे, गो विद द प्रोसेस एंड ट्राई टू लुक द सोल्यूशन अगेन कि अच्छा इसको मैं कैसे जल्दी कर सकता था। ओके चलो पहले अच्छे से लिख लो और वो लास्ट सम भी कर लो। चलते हैं, शाबाश। चलो पहले मैं वो 5th वाला कर लेता हूँ, इधर ध्यान दे देना। आई थिंक बहुत लोग को आंसर आ तो गया ही है। ये हटाओ सब कुछ, ये वाला इधर ध्यान देंगे। पहले इन दोनों को ले रहा हूँ, -1/1। ओके, क्यू बाय आर नहीं ले रहा मैं। फिर इन दोनों में भी एक -1/1 आएगा, इन दोनों में +1/2 आएगा, बराबर है इतना। आई एम गेटिंग -1 + 1/2, यानी कि -2 + 1/2, तो -3/2 होगा क्या? ठीक, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं। यू फाइनल इधर देखेंगे सिद्धि, -1/1 + 1/1 -1/2, राइट? ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो मतलब खाली -1/2। तो UI/UF चाहिए ना, कि U1/U2 चाहिए था, U2/U1। तो -3/2 अपॉन -1/2, आई एम गेटिंग जस्ट 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन अगर अच्छे से सबने पढ़ लिया हो तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, नीचे वाले को A, इसको क्या नाम दिया है B, इसको क्या नाम दिया है C, और ये AB का डिस्टेंस कितना है 60, और ये डिस्टेंस AC मस्त डेटा है 60-80, बहुत अच्छा डेटा। चार्जेस बताओगे A और B का? Q1 Q2 अरे वैल्यू होगा ना भाई A का। ओके, ये B वाले का? -0.4 ×
10 raised to minus 8. और ये भाई साहब 0.2 into 10 raised to minus 8. बहुत बढ़िया, ये इनिशियल सिस्टम है। फिर इसको उठा के ये डी पे कहीं पे रखा ना, दैट विल बी माय नेक्स्ट सिस्टम। वो मैं डायग्राम अलग ही बना रहा हूँ, बराबर ना, फेयर। ये ए और बी तो चेंज नहीं होने वाले, ये अभी भी 60 सेंटीमीटर पे ही रहेंगे। ये डी कितना दूर है, कुछ बताया उन्होंने? ए से डी कुछ सेमी सर्कल बनाया, ऐसा सर्कल बनाया? हाँ, तो आर्क बनाने का मतलब तो ये हुआ ना कि ये 80 और ये 80 सेम होगा। वो 20 सेंटीमीटर। हाँ, अरे अगर ये आर्क से ऐसे लेके आए हो तो ये सेम होता ना रेडियस, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस ऐसा। तो अगर ये 80 है तो ये भी तो पूरा 80 होगा ना। तो ये बचा हुआ कितना, 80 में से 60 हटाया तो 20। नहीं समझा तुम लोग को? समझ में आ गई ज्योमेट्री? दो सिस्टम भी समझ में आ गए। अच्छे से यू आई निकाल सकते हैं, अच्छे से यू एफ निकाल सकते हैं। और इस बार भी कितने टर्म्स निकालने पड़ेंगे? 3। इसमें कितने निकालने पड़ेंगे? 3। बराबर है इतना। अगर खाली डेल्टा यू पूछा होता ना तो देयर वाज अ ट्रिक। अगर सिर्फ डेल्टा यू पूछा होता, सीधा बैठो, अगर सिर्फ डेल्टा यू पूछा होता सो देयर वाज अ ट्रिक। यू डिडंट हैव टू टेक दिस वाला टर्म, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है सब्ट्रैक्शन में दोनों। और देयर इज अनदर ट्रिक, ये टर्म और ये टर्म लेने की जरूरत भी नहीं होती, बिकॉज इसके अंदर जो के क्यू एन क्यू टू बाई आर है और इसके अंदर जो के क्यू एन क्यू टू बाई आर है वो भी। तो आपको टोटल कितने टर्म निकालने पड़े थे पिछले सम में? 6 टर्म। इसमें आपको पहले से ट्रिक में पता है कि मुझे 4 टर्म लेना ही नहीं है, बिकॉज वो तो कैंसिल होने वाले। अगर मैं डिफरेंस निकालता तो परसेंटेज पूछा है तो डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू भी तो चाहिए ना। तो ओरिजिनल में तो तीनों निकालने पड़ेंगे ना। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत मैंने कम देखा है ये परसेंटेज वाला। तो मोस्टली तो मैंने डेल्टा यू का ही देखा है। सो दैट ट्रिक विल बी हेल्पफुल। ओके, चल यू इनिशियल इन दोनों के बीच का, सब में से के बाहर ले लूँ चलेगा? हाँ, इनका मल्टी, और सब में से 10 माइनस 8 कितनी बार आएगा? नहीं, हर एक टर्म में 2 बार आएगा, तो -16 भी बाहर ले लूँ। अरे Q1 Q2 में -8 2 बार लिखूंगा ना, तो मैं पहले से ले लूँ -16 बार। ठीक है, चलो पहला टर्म क्या है अभी? इनके बीच का मल्टीपल 2 इंटू 0.2 इज 0.4 एंड द डिस्टेंस इज 80 यानी कि 0.8। डन है इतना? ठीक। फिर इनका ले लो, ये माइनस आएगा, 2 इंटू 0.4 इज 0.8 एंड द डिस्टेंस इज 0.6। फिर अभी हाइपोटेनियस ले लूँ, इसका कितना आएगा? माइनस ही आएगा। क्या मल्टीप्लिकेशन है? 0.2 इंटू 0.4 इज 0.08। और क्या डिस्टेंस है ये? 80 60 तो ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? चलेगा इतना? बढ़िया। u इनिशियल इज इक्वल, अभी तो k लेने का भी मन नहीं है, बिकॉज डिफरेंस में और डिवाइड में तो k तो कट जाएगा, k और ये दोनों कटने ही वाले हैं। तो मैं आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग इट फर्दर। ये डेसिमल 1/2, डेसिमल 4/3, ये तो खुद ही है, फिर भी बहुत गंदा है। 0.08 यानी कि 8/100, 4/50, 2/25, बहुत बुरे नंबर। रहने दो ऐसे, डेसिमल में सब डेसिमल में कर दूँ, सब डेसिमल कर दूँ। 1/2 इज 0.5, 4/3 इज -1.33 -0.08। ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म u फाइनल में भी क्या k इंटू 10⁻⁻16 तो गया? हाँ, इसका पहले ये a इंटू बी मतलब कितना? 0.8/0.6। ये तो इधर भी आ गया, माइनस आएगा। फिर b और a और d का ले लेते हैं। a और d का कितना है? 0.2 और 2 यानी कि -0.4, नहीं माइनस नहीं, प्लस ही रहेगा। प्लस 0.4 डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस हो गया अभी? 100 यानी कि 1, नहीं 80 रहेगा ना, 0.8। ये डिस्टेंस भी तो 80 है ना, ए और डी का। हाँ, अब बी और डी का लेते हैं। बी और डी के चार्जेस क्या? 0.4 और 0.2, तो -0.08। बट डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में इस बार? ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं। k इंटू 10⁻⁻6 ये कितना है? -1.33, क्या 16? हाँ सॉरी, ये वाला प्लस 0.5
और ये वाला एक डेसिमल 0.8 अपॉन 2 0.4 ना, 0.4 मतलब 0.4 ही तो होता है, बराबर इतना। कोई मुझे इसके अंदर का सिंप्लीफिकेशन करके दे देगा? इन दोनों को ऐड किया जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 इन दोनों को ऐड करना है 1.33 और 0.08 1.41। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है 0.5, माइनस कर दूं बड़े में से छोटा, और ओवरऑल माइनस लिखूंगा बाद में, कितना आ जाएगा ये? तो माइनस 0.91 इज द टर्म। यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 1.33 और 0.4 इज 1.73 और माइनस 0.5 कर दो फिर से, माइनस 1.23। इतना सही है अभी तक? चलो, हमें निकालना क्या था? परसेंटेज डिक्रीज, बराबर। इसको पहले से पता है कि डिक्रीज होने वाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो परसेंटेज डिक्रीज मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल इंटू 100। यू इनिशियल कितना है? माइनस 0.91। यू फाइनल कितना है? माइनस 1.23। यू इनिशियल कितना है? माइनस 0.91 इंटू 100। ठीक है अभी तक? वो k और 10⁻16 वाला टर्म ले ही नहीं रहा मैं, क्योंकि वो तो रेशियो में कैंसिल होने वाला है। इसका सॉल्विंग क्या आएगा? आंसर क्या दिया उन्होंने? 76 और माइनस प्लस कुछ नहीं, डिक्रीज। पर डिक्रीज कहाँ हो रहा है? अच्छा, डिक्रीज ही बोलेंगे क्या इसको? क्योंकि ये माइनस में और कम हो गया ना। ये माइनस 1.23 बड़ा होता है कि माइनस 0.91 बड़ा होता है? वो बड़ा होता है, तो छोटा ही हुआ है ना मतलब। हाँ, तो डिक्रीज सही वर्ड है। ठीक है, ओके डन। इसका क्या आंसर आएगा? 0.32। लेट मी जस्ट फोकस ऑन द वैल्यूज। अगर मैं माइनस को इशू ना लूँ इतना, 0.32 और नीचे माइनस का इशू नहीं है, 0.91 इंटू कितना? 100। मुझे तो 1/3 ही आ रहा है ना, 33% आ रहा है। आंसर क्या दिया? 72। देखो ज़रा किसी टर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। परसेंटेज इन्होंने दो टर्म ही लिया हुआ है क्या? बोलना। अपने ला वो Q1 Q2 Q3 सब्स्टिट्यूट नहीं किया होता ना, तो एंड में अच्छा बढ़ता। क्योंकि Q3 कटी हो जा रहा है, उसकी जरूरत नहीं, और Q2 बस 2 बार डालना, Q1 एक। हाँ वो ठीक है, क्या तो मेथड चेंज कर सकता है, बट इस मेथड के डेटा में कहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा अपना। ये लोग दो टर्म ही क्यों ले रहे हैं? फॉर अ गिवन चार्ज सिस्टम Q1 एंड Q2 इज दिस, Q3 दिस, टेकन अलोंग आर्क ऑफ अ सर्कल फ्रॉम C to D, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ Q3 का पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ Q3, पूरे सिस्टम का परसेंटेज डिक्रीज नहीं पूछ रहा है। सिर्फ Q3 के साथ जो एसोसिएटेड है वो लेना है। तो इन तीन में से एक टर्म नहीं लेना है। कौन सा टर्म नहीं लेना है? वो टर्म जिसमें Q3 नहीं आ रहा। AB वाला टर्म नहीं लेना ही नहीं है। तो AB वाला टर्म कौन सा? ये वाला ना। तो ये टर्म नहीं लेना है, ये टर्म नहीं लेना है। तो अब चेंज करते हैं, मुझे सिर्फ ये दो टर्म लेना है। एनीवन? 0.5 माइनस 0.08, ये 50 में से 8 42 ना, माइनस 0.42। ठीक है, इसमें भी AB वाला टर्म कौन सा? ये वाला ना। ये टर्म नहीं लेना है, ये टर्म नहीं लेना, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस। तो कितना आ जाएगा? 0.1। सही है इतना? इसका यूज़ करते हैं सिर्फ। हाँ, UI में कितना? तो माइनस नहीं आएगा ना, 0.42। ये किसका था? 0.8 किसके बीच का है? A और D के बीच में ना। A और D तो पॉजिटिव ही है। हाँ, फाइनल आंसर में प्लस 0.42 उधर भी क्या? हाँ अच्छा, ठीक है। चलो, तो अच्छी बात है, सब जगह से माइनस हट ही रहे तो। हाँ, 0.42। और इधर क्या बोला आपने?
0.1 और इनिशियल कितना है 0.42। ठीक, अब कितना आएगा 0.42 माइनस 1 इज 0.32 आएगा और इधर क्या बचेगा, अब आ रहा है 3/4 75% के आसपास आएगा अभी। ठीक है ना, ये 2 डेसिमल हटा दूँ तो 32/42 हो जाएगा ना। 32/42 लगभग 30/40 भी लिया, 3/4 लिया तो भी 75% ही बोलते हैं उसको। एग्जैक्ट उन्होंने कितना दिया है 76। तो 4 ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग 75 के आसपास का जो ऑप्शन होगा वो टिक कर सकते हैं। ये समझ में आता है आपको यहाँ 3/4 का मतलब, ये 3/4 इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली आई एम गोइंग फॉर 75%। तो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि इसमें ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेड है, परसेंटेज वाला सवाल मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, बट यस चेंज का सवाल ज़रूर देखा है बहुत। सिर्फ डेल्टा यू निकालना, मतलब सिर्फ ये ऊपर न्यूमरेटर है ना ये वाला, ये निकालने के लिए काफ़ी देखा गया है। ओके, चेंज मतलब वर्क हो गया ना, डेल्टा यू बोला तो वर्क ना, तो वर्क पूछते हैं। तो उसमें क्या ट्रिक लगाना है आपको, ये 6 टर्म्स में से कौन से टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ए बी वाला टर्म लेने की ज़रूरत नहीं। देखो 0.4/0.8 0.4/0.8 कैंसिल हो जाएगा। और कौन सा टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, ए और सी वाला 0.8 वाला, ये वाला 0.4/0.8 और अच्छा ये तो टर्म बोल दिया, ये ए बी वाला 0.6 से नीचे, ये वाला -0.8/-0.6 और ये वाला देखो, ये टर्म्स लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको सिर्फ हाँ सी का बी के साथ और सी ये रादर देन कॉलिंग दिस एज डी लेट अस कॉल इट सी डैश, चलेगा ना। तो ये सी और बी का निकालना होता है एनर्जी, और बस सी डैश और बी का निकालना होता है एनर्जी। समझा आपको इतना? मैं ये सम दूंगा तो मैं डेल्टा यू ही पूछूंगा, ठीक है शायद। आई वॉन्ट टू कीप द फ्लेक्सिबिलिटी विथ मी। हाँ क्या परसेंटेज डिक्रीज मे बी, ठीक, बट आप एररलेस वगैरह सॉल्व करोगे या HCV भी सॉल्व करोगे तो दे विल मोस्टली फोकस ऑन डेल्टा यू। इधर सॉल्व एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाते हैं अपने टॉपिक पे जितने कवर हुए, राइट। नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया है, पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल। अभी हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब हम करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ओके चलो, फिर HCV का दूसरा ही पार्ट मैंने चालू किया था सॉल्व करना। तो इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्व एग्जांपल्स पे मेरे को थोड़ा हाथ बैठा, क्या हो आता है मेरे को फिजिक्स, मतलब पढ़ूंगा तो आएगा। तो जाके मैंने मैकेनिक्स 1 हाथ में लिया, फिर जाके उसमें भी लॉज ऑफ मोशन में वो बंदर वाले प्रॉब्लम आ गए, उसमें मेरे को मज़ा ही आ गया, मतलब वो। फिर मैंने फिजिक्स को ऐसा पकड़ लिया कि उसी में आगे गया फिर मैं तो। फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में मैथ्स की जाड़ी बुक भी ले ली मैंने, ये ले कुछ ML खन्ना, कुछ तो खन्ना था, वो बुक अभी भी मेरे पास पड़ी है, आधी से कम पड़ी हुई अभी भी उधर ही है। वैसे ही हर साल एक बार धूल हटाता हूँ मैं, खुद को याद दिलाता हूँ कि कभी कभी सब ज़्यादा ही हो जाता है। ये सब हटा देता हूँ, नहीं अच्छी होती वो। केमिस्ट्री में तो राठी सर के MCQ शीट्स बहुत होते थे, पर उसका भी कुछ ना कुछ ले लिया था मैंने, ऐसा बालाजी का कोई बुक था, मस्त था। वही अगर कैलकुलेशन वगैरह ठीक लगते हैं तो केमिस्ट्री का फिजिकल भी अच्छा लगता है। फिर ऑर्गेनिक में तो मेरे सर बहुत सही थे, अच्छे थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट जगाया ऑर्गेनिक में। तो क्लास में एक स्टूडेंट था, वो ऑर्गेनिक के सब सवाल के जवाब देता था, सब देता था। उसको सिर्फ बोलने की देर थी कि ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, ले जाता था कैसे भी करके, जैसे 4-4 5-5 रिएक्शन, ऐसा उसको गॉड गिफ्ट जैसा था वो केमिस्ट्री में। कि वो रहता है ना, आप कुछ भी दो, ऐसा अल्केन का कुछ ये CH3CH दे दो और कहीं भी चले जाओ, कुछ बेंजीन तक भी बना दोगे, कुछ भी बना सकते हो वैसा। वो उसको ऐसा सब आता था, ऐसा दिमाग में ऐसा बैठता था उसको। भले एक सिंपल एक स्टेप का प्रोसेस होगा, वो 4 स्टेप का प्रोसेस करता था, बट करता था वो कैसे भी करके। उसको देख के ऐसा मेरे को लगा हाँ अपने को भी आ सकता। उसके जितना अच्छा तो नहीं आया, बट ठीक ठाक काम हो गया, नहीं था भाई उसमें। नेक्स्ट टॉपिक आपको अपने मॉड्यूल में मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
सिंबल वी विल यूज इज कैपिटल वी विथ अ शेड थोड़ा सा कट, ठीक है इतना। हाँ हाँ, फॉर्मूला भी बहुत सारे सिमिलर है, मतलब यहाँ के फॉर्मूला वहाँ यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डन है इतना। हाउ इट इज डिफाइंड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent against a field, conservative field basically, to bring a unit test charge from infinity to a point. हाँ मतलब वो अगेंस्ट द फील्ड तो हो गया ना, टू ब्रिंग अ नहीं मतलब अगेंस्ट अ फील्ड बोल दिया, बहुत हो गया। टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ फील्ड बोलना है तो बोल सकते हैं, इन द रीजन ऑफ दिस फील्ड, इन द रीजन ऑफ दिस फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोलने का मतलब देखोगे अभी, अगर यहां पे एक चार्ज है QS, सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज, इसके विसिनिटी पे एक चार्ज लाके आपने रख दिया Q0, टेस्ट चार्ज, तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, K QS Q0 अपॉन वट एवर इज द डिस्टेंस, बराबर है। अगर टेस्ट चार्ज चेंज भी कर दूं मैं, कोई नया चार्ज भी ले आऊं, दूसरा कुछ, अच्छा इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा, वर्क डन, ये बेसिकली दिस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। इसी इसको भी ये वर्क डन ही है ना, अगर इंफिनिटी पे से लाया है तो ये वर्क डन है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी है सिस्टम का। वैसे अगर मैं Q0 की जगह पे Q डैश लेके आता हूं तो यहां पे फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ेगा, K QS Q डैश बाय R। कौन सा टर्म है जो दोनों केस में कॉमन रहा, QS Q डैश अपॉन R, ये टर्म कॉमन रहा दोनों में, इसी टर्म को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे हम लोग, कि ये कैलकुलेट करके रख लो आप पहले ही, ताकि आपका पोटेंशियल जी निकालने का काम आसान हो जाए, ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब V इज इक्वल टू U अपॉन वो टेस्ट चार्ज जो आप लेके आए ना वहां पे, वो बार बार Q0 नहीं लिखेंगे, सीधा Q लिख के काम हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द SI यूनिट एज पर दिस डेफिनेशन, वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर वट एवर द चार्ज यू हैव ब्रॉट, Q0। क्या नाम है इसका, हाँ नाम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है, जूल पर कूलम बोलते हैं या वोल्ट बोलते हैं इसको, बराबर है इतना अभी तक। ऐसे इसको रीअरेंज करके क्या आएगा, डेल्टा U क्या लिख सकते हो आप, Q0 इंटू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा। इसका नाम पोटेंशियल है, इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। डिफरेंस ठीक है ना, डेल्टा V बोल दिया तो यूनिट चेंज नहीं होता ना डेल्टा से, पता है, ऑफ कोर्स पता है ना, जूल पर कूलम, वोल्ट, ये सब। चलो विल कीप गोइंग, अभी हम चल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉजिटिव Q चार्ज है, हम भले ही पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, बट मैं पूरा टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिवाइज करते हुए जाऊंगा, पॉइंट चार्ज का फील्ड, ठीक है। तो पहले हम पोटेंशियल ही लिख लेते हैं। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा पॉजिटिव Q चार्ज का, इट विल बी K Q बाय R। स्टूडेंट ऑफन मिस कर जाते हैं कि ये फॉर्मूला हर जब मर्जी तब लगाते रहते हैं, अरे पॉइंट चार्ज के लिए लगता है सिर्फ,
हर शेप के लिए नहीं। हाँ, कुछ कुछ शेप ऐसे हैं जिनका फॉर्मूला फिर से ऐसे ही दिखता है। क्या सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है? के क्यू बाई आर, बराबर है। ये स्केलर है कि वेक्टर है? पोटेंशियल स्केलर है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, फील्ड वेक्टर है। तो दो वेक्टर है, दो स्केलर है, ठीक है। फोर्स में ऊपर दो चार्ज, नीचे आर स्क्वायर। फील्ड में ऊपर एक चार्ज, नीचे आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में ऊपर दो चार्ज, नीचे आर, और पोटेंशियल में एक एक, बराबर है इतना। यूज दिस फॉर्मूला विथ साइन, यस। फोर्स और फील्ड के फॉर्मूला विथ साइन नहीं लगाते, वो तो वेक्टर्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के फॉर्मूला विथ साइन लगाएंगे अपन, बराबर है इतना। बहुत बढ़िया। तो प्लस क्यू के लिए आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा। कोई फील्ड बता पाएगा इसका, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से? एनीवन? इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन होता है कितना? के क्यू बाय आर। दोनों ग्राफ इनवर्सली रिलेटेड हैं, मतलब पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा नीचे आएगा और ई वर्सेस आर का ग्राफ भी नीचे आएगा। कौन सा ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा? स्क्वायर वाला। गुड इनफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? नेगेटिव क्यू, कहाँ लिखा? नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लेफ्ट होगा कि राइट होगा? डायरेक्शन होता ही नहीं है। वेरी गुड। कुछ राइट लेफ्ट की जवाब नहीं देते, आंसर का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन यस, माइनस के क्यू बाय आर। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? टूवर्ड्स, ऐसा। और फॉर्मूला अभी भी सेम ही रहेगा। पॉइंट चार्ज की क्लैरिटी है पूरा? ठीक है, एक सम कर लेते हैं। प्लस 4q प्लस q सेपरेशन बाय आर। फाइंड पोटेंशियल वेयर फील्ड इज 0। ऐसी जगह पे पोटेंशियल निकालो जहां पे फील्ड 0, मतलब पॉइंट भी मैं नहीं बता रहा, पॉइंट भी तुम निकालोगे, वहां पे पोटेंशियल भी आपको ही निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना मतलब नल पॉइंट। नल पॉइंट का हम कैसे करते थे, याद है? x r माइनस एक्स के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस एक्स द होल स्क्वायर। डेटा मस्त दिया है कि रूट निकलेगा, तो उससे पहले x निकालोगे। वो x निकाल लिया, फिर वहां पे पोटेंशियल तब निकालोगे। कितनी बार पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे और कौन सा लगाओगे? ये वाला के क्यू बाई आर 2 बार लगाना है और दोनों को ऐड करना है। अगर समझ में आया है तो ट्राई कर लो, लिख के ट्राई कर लो, फिर मैं बता दूंगा लास्ट में। डन है? स्टार्ट करो। चलो मैं करता हूँ ये सम। चलो, तो प्रोसेस तो ऐसा कुछ था। मेरे को कर लेने दो। ये मैंने ले लिया x, ये ले लिया r माइनस एक्स, यहाँ पे लेना है फील्ड 0, तो दोनों के फील्ड इक्वेट करना है। तो क्या लिखा जाएगा? k 4q बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k सिर्फ q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू कैंसिल, रूट ले लिया तो 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स, बराबर इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, जो करना है करो। हाँ, कितना आ रहा है? 2r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? सिंगल x। 2r माइनस 2x इज इक्वल टू x। 2r इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2r बाई 3। आ गया। अब वापस डायग्राम बनाओ। 4q और q, यहाँ से कितना डिस्टेंस? 2r बाई 3, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस? r बाई 3, बराबर है इतना। सो देयरफॉर पोटेंशियल एक बार आपको निकालना है के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस लूँ इस यहाँ से यहाँ तक का? 2r बाई 3। इधर देख रहे हैं बोर्ड पे? के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r बाई 3। कि यहाँ से सॉल्विंग खुद से भी हो सकती थी। ये 2 और ये 4, तो 2, ये 3 ऊपर जाएगा तो 6 के क्यू बाई आर, वेरी गुड। ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 के क्यू बाई आर, वेरी गुड। 6 प्लस 3 9 के क्यू बाई आर, बहुत ही बढ़िया। डन है इतना सबको? ठीक है। एक और पॉइंट चार्जेस पे मैं सम देना चाहता हूँ।
एक चार्ज ले रहा हूं मैं -4q और एक चार्ज मैं ले रहा हूं +q। किसी को पता नल पॉइंट किधर है इसका? इसका नल पॉइंट कहां पे मिलता है? यहां पे देखेंगे, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो नल पॉइंट जहां पे ई 0 होता है वो होता है छोटे चार्ज के बाहर, यानी यहां पे कहीं पे। फिर आप चाहे तो यहां से x ले लो और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, और फिर इसको सॉल्विंग करो, वो अलग सम है। ये अभी इस सम में मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, नल पॉइंट क्लियर है, कहां मिलेगा? छोटे के बाहर। चलो, फाइंड पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज 0। ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं। नल पॉइंट तो एक ही मिलता है जहां पे क्या 0 होता है, ई 0 होता है हमें अभी। लेकिन जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, तो पोटेंशियल 0 के दो पॉइंट्स मिलते हैं, एक तो बीच में कहीं पे है और एक छोटे के बाहर कहीं पे तो है, दो जगहों पे है। समझ रहे हो? आपको मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक। तो एक मतलब ये दो सवाल है सर। हाँ, तो जो बीच वाला पॉइंट है वो x डिस्टेंस ले लेते हैं छोटे q से, और जो बाहर वाला है वो y लेंगे, अलग सॉल्विंग करेंगे। तो पहला फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड दैट पॉइंट विच इज बिटवीन दीज टू चार्जेस वेयर पोटेंशियल इज 0। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या चार्ज है यहाँ पे, -4q। ये क्या चार्ज है, +q। यहाँ से कितना डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, x। चलेगा? तो अगर ये x है तो ये r - x। क्या आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, kq/x इज इक्वल टू kq/ दिस वाला x। और इस बार आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप पहले से ही लॉजिक तो लगा चुके हो ना कि 1 + 1 माइनस, तो पोटेंशियल 0 कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये मुझे ये सॉल्व करके दो पहले, और जिससे ये हो जाए, x कलर निकल जाए, वो फिर y निकाल लो। ये राइट वाला साइड हटा दो पूरा, ये रहने देता इतना वाला पार्ट, बराबर। इसका जो सेकंड पॉइंट निकालना है, टू फाइंड दैट पॉइंट विच इज आउटसाइड ऑफ Q, मतलब जो Q के बाहर है। ठीक है, और वहां पे पोटेंशियल कितना है, 0 ही है ना, वही तो निकाल रहे हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा इस बार, ये -4q, ये q, और ये पॉइंट यहाँ पे है जो कि समझो y डिस्टेंस पे है, बराबर। ये वो पॉइंट है, ये तो अपना r है ही। तो इसमें पोटेंशियल का इक्वेशन, इसमें क्या लिखा जाएगा, k 4q/r - x इज इक्वल टू यहाँ पे kq/ सिर्फ x। सिर्फ वहाँ पे स्क्वायर्स क्यों थे, क्योंकि वो फील्ड निकाल रहे थे, ये v पोटेंशियल निकाल रहे। यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखेंगे एनीवन, k 4q + y, और वो वाला बस दो बार सॉल्व करके x और y के वैल्यूज आप मुझे निकाल के दे दो। डन है, इतना कर लो। g इक्वल टू kx से x नहीं दिया, अब मैं समझा। ये दोनों मैं करूँ क्या आगे, x और y डायरेक्ट लिख दूँ ना मैं। x का वैल्यू कितना आ रहा है, r/5, और y का वैल्यू शाबाश r/3। सब हटा रहा हूँ मैं, समित है ना सब कुछ यहाँ पे। तो चलिए, टाइम है अपने पास 15 मिनट, उसमें मैं पोटेंशियल्स ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम मेंशन करना शुरू करता हूँ। हाँ, चलो नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड या लीनियर चार्ज वायर। ठीक है ना, चार्ज वायर, रॉड बोला, चार्ज वायर बोला, सिलेंडर बोला। ठीक है, तो मॉड्यूल के हिसाब से अगर एक ऐसा टाइप का सम दिया उन्होंने कि ये पूरा ऐसा चार्ज है, ठीक है, इसका लेंथ l ले लो और लीनियर चार्ज लैम्डा ले लेंगे। चार्ज चाहिए तो q भी ले सकते हो ना, लैम्डा इज q/l। फिर यहाँ से इसके अलोंग द लाइन a डिस्टेंस पे समझो मुझे पोटेंशियल निकालना है।
बराबर। हम इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं, इंटीग्रेशन से आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, बस आप लोग वेरीफाई कर लेना कि यही दिया है कि नहीं। k q upon l and natural log of l plus a upon सिर्फ a। इज दिस द फॉर्मूला गिवन? तो डायरेक्ट ही लिखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जेई एस्पिरेंट्स बराबर उनको ये इंटीग्रेशन वाला सीखना होगा, आराम से सीखेंगे बाद में, ठीक है। बोर्ड्स में नहीं है तो मैं नहीं करवा रहा, ठीक है ना। x, ये x पे जाके dx का एलिमेंट लो, k छोटा q बाय r लो, इंटीग्रेट करो, और 1 बाय r का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसीलिए लॉग आया है। सच में इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है ना, पर लॉग देख के स्टूडेंट ऐसा थोड़ा सा हो जाता है। l प्लस ए बाई एल, एक्चुअली मेरे को कैसे याद है इसका, ऊपर होगा फारदेस्ट डिस्टेंस और नीचे होगा नियरेस्ट डिस्टेंस, ऐसे बराबर है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, नहीं कर रहे अपन। पोटेंशियल ड्यू टू रॉड में ये एक्सेस वाला कर रहे हैं अपन, डन है इतना। ऑन या अलोंग द एक्सेस वाला ग्राफ क्या हो, डिस्टेंस तो ए फिक्स है ना, तो कुछ कॉम्प्लेक्स ही आएगा, इनवर्स का ही ग्राफ होना चाहिए। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू रॉड फिर से, बट अलोंग परपेंडिकुलर। पोटेंशियल ड्यू टू रॉड अलोंग परपेंडिकुलर। एक्चुअली हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया होगा शायद से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया होगा अपन ने, बराबर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा इसका भी इक्वेशन, इसका भी, तो वो नहीं लेता अभी मैं, रिंग ले लेते हैं। पोटेंशियल लिख लिया था क्या हेडिंग? गलत बात है, ठीक है ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इसका तो फील्ड भी पता है और पोटेंशियल अभी बता दूंगा मैं। सेंटर पहले कर लूँ। एक चार्ज रिंग है, इसके लिए भी लैम्बडा यूज होगा, चार्ज क्यू, रेडियस आर और लैम्बडा। लैम्बडा इज क्यू बाय 2 पाई आर, देख रहे हैं यहाँ पे। सेंटर पे पोटेंशियल होगा, सारा का सारा चार्ज सेंटर से आर डिस्टेंस पे ही है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो k इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, खत्म। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, याद है किसी को? करेक्ट, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो जीरो आता है, बट पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही रहता है। डन है इतना। अलोंग दी एक्सिस पे ले लें, ये तो एट सेंटर हो गया, एट सेंटर। अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, ये रिंग है, इसका रेडियस आर है और ये डिस्टेंस एक्स है, यहां पे पोटेंशियल चाहिए, और ये चार्ज रिंग है, बराबर नहीं, तो पहले था ही। काफी सिंपल है एक्चुअली। अब इस बार रिंग का कोई भी चार्ज उस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, एनी पॉइंट ऑफ द रिंग, एनी पॉइंट ऑफ द रिंग इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, दिस हाइपोटेनियस, यानी कि के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, याद है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे मैक्सिमम हो जाती है, आर बाय रूट 2। वेरी गुड, तो वो सब बातें भी यहाँ पे, यहाँ तो ये आपका रिंग हो गया, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सिस। अब जाता हूं मैं पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर के लिए कौन सी डेंसिटी यूज होती है? सिग्मा, क्यू और रेडियस। अरे सिर्फ सरफेस पे होता है ना, स्फीयर हॉलो लेना होता है। कंडक्टिंग बोल दिया तो हॉलो या सॉलिड बोलने की जरूरत, क्योंकि सारा चार्ज ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाएगा, बराबर है इतना। पहला
फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब कौन सा पॉइंट, इधर देखेंगे बोर्ड पे, इनसाइड। इज दिस करेक्ट? यहां पे पोटेंशियल होता है सेम एवरीवेयर एट एनी पॉइंट इनसाइड, मतलब अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सब जगह पे पोटेंशियल सेम ही होगा, बट होगा कितना? सेम एट सरफेस के क्यू बटे आर, या सेम एट सेंटर, क्या सेंटर वाला पॉइंट सब जगह से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर। ठीक है, इतना समझा? ध्यान से मेरी बात सुनना भी। एक स्फीयर है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 8 सेंटीमीटर, खुद का रेडियस कितना है? तो इस इतने डेटा से समझ में आ गया कि पॉइंट अंदर है कि बाहर है? इतना क्लियर है? पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे के क्यू बाय आर, आर की जगह पे 8 लगाओगे कि 10 लगाओगे? पॉइंट सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है, स्फीयर का रेडियस 10 है, समझ में आ गया कि अंदर है। के क्यू बाय आर फॉर्मूला लगाना है, आर की जगह पे 8 लगाओगे कि 10? 10 लगाओगे, क्योंकि फॉर्मूला में छोटा आर नहीं बड़ा आर है। 8 का काम बस उतना ही था आपको बताना कि अंदर है, बट फॉर्मूला लगाने में पूरा आर ही लेना है। डन है इतना? किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था अंदर? 0। एक्सेलेंट। किसी आगे बढ़ते हैं। फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड, पोटेंशियल का फॉर्मूला वही है जो अभी तक चलते आ रहा है, के क्यू बाई छोटा आर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? मैं मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक शेल्स के सम्स कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसमें ई और वी निकालना की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छे से समझ के ना कि छोटा आर बड़ा आर कब क्या लगाना है, ठीक है ना? 2-3 स्फीयर्स ले लेंगे अपन कॉन्सेंट्रिक वाले, के क्यू बाय छोटा आर। और किसी को ये याद है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितनी थी? के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर। अभी किसी को ई का ग्राफ याद है? पहले अंदर कुछ नहीं, फिर क्योंकि अंदर तो 0 है, आर स्क्वायर। कौन मुझे पोटेंशियल ग्राफ बना के बता सकता है? पहले सॉलिड लाइन और फिर नीचे 1/r। आया समझ में? ग्राफ्स दोनों सेम दिख रहे हैं किसी को? नहीं ना? हाँ, वेरी। ऊपर वो डॉटेड बनाया, मतलब नहीं भी बना तो भी चलता। वो डॉटेड खाली उधर हाइट बताने के लिए, वैल्यू नहीं है उधर कुछ भी। हाँ, दीज आर द ग्राफ्स। बराबर है इतना? तो मैंने आपको कंडक्टिंग का बता दिया। अभी मुझे कौन से स्फीयर का बताना है? नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड, यूनिफॉर्म, सब साथ में बोलना पड़ता है। बराबर? ये फर्स्ट साइड हो गया लिख के सबका? करो जल्दी करो, ये पहला खत्म करके दो। ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है बोर्ड पे, बस बड़ा बड़ा लिख दिया है। ये 2 और 3 खत्म करो। मेरी पूरी इच्छा है सॉलिड का भी बता दूं टाइम के पहले। फर्स्ट साइड हटाओ। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग
सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। कौन सा डेंसिटी यूज होता है इसमें? रो, इसमें रो यूज होता है, बिल्कुल सही। इसमें यूज होता है रो, चार्ज क्यू, रेडियस आर यूज होता है। सही बोल रहा हूं यहाँ पे? चलो बाद में लिख लो वो वाला पार्ट, मैं नहीं मिटाऊंगा वो वाला साइड, कोशिश करूंगा। इधर ध्यान दो खाली, आई विल यूज ओनली दिस मच स्पेस। ओके, तो पहले क्या था? फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ये ग्रेविटेशन में किया होगा ना अपन ने, पोटेंशियल वाला, वहां पे भी याद नहीं होगा शायद तुम लोग को। इनसाइड किसी को याद है पोटेंशियल ग्रेविटेशन में? नहीं, गंदा, सबसे गंदा वही था। रूट नहीं, 3 था, 3 नीचे था, नहीं 3 रूट में था, ब्रैकेट में था, GM by माइनस जी एम बाय 2R 2r क्यूब। 2R cube सो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 2r का क्यूब और अंदर 3 बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। फिर ये वाला फॉर्मूला मैंने सेंटर के लगवाया भी था। अच्छा, माइनस नहीं लगाना है, माइनस तो वहाँ लगाना था। यहाँ पे तो चार्ज खुद ही डिसाइड करता है प्लस के माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसका फिर यूज़ करके हमने वी सेंटर भी निकाला था वहाँ पे ना, एट सेंटर, जिसमें आर का वैल्यू 0, पोटेंशियल कितना आता है? 3k³ अपॉन 2r विच इज सेम एज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, बराबर। तो ये था। किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड याद है अंदर का? k³ x लिखो या छोटा r लिखो बटे r³। ये है पूरा इनसाइड का स्टोरी खाली, बराबर। सिमिलर स्टोरी आउटसाइड का भी बनता है। आउटसाइड का स्टोरी क्या होगा? फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर विच इज आउटसाइड, पोटेंशियल अगेन सेम एज k³ बाय छोटा आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद होगी बाहर के लिए कितनी होती है? k³ बाय छोटा आर स्क्वायर। तो नो चेंजेस हियर, बराबर है। तो ये स्टोरी आपकी आउटसाइड की हो गई। ग्राफिकल स्टोरी क्या है? फील्ड और पोटेंशियल की, फील्ड वर्सेस आर की स्टोरी कैसे दिखती है और पोटेंशियल वर्सेस आर की स्टोरी कैसे दिखती है? फील्ड ऐसा जाके नीचे आता है, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पोटेंशियल का स्टोरी स्टार्ट ही ऊपर से होता है ऐसा, और फिर इस पॉइंट पे आके वापस ऐसा, ऐसा स्टोरी है उसका। ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, और नीचे वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो है वी सरफेस, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ये जो हाइट है वो वी सरफेस के जितना है, और ये जो हाइट है ये वी सेंटर के जितना, विच इज 3/2 टाइम्स, इसलिए देखो ऊपर है वो, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर की स्टोरी, अंदर की बाहर की ग्राफिकल वेरिएशन। ये हॉलो स्फीयर के लिए अंदर का बाहर का, और ये ग्राफिकल वेरिएशन, राइट, अंदर का बाहर का और ये ग्राफिकल वेरिएशन दोनों। अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल का नहीं किया अपन ने, डाइपोल का फील्ड याद है अपने को, रिवाइज करके आना। पोटेंशियल ऑफ डाइपोल ज़्यादा इजी है, इसलिए एक टॉपिक उसमें ज़्यादा भी है, टॉर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक उसमें, ठीक है। चलो एनीवे, आज के लिए इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन, करेक्ट है। चलो।